Assalamu alaikum students of class 8. Hope you all are fine. Now I am moving towards my lecture number 3. But before starting, you all will have done question number 4 to question number 8 of chapter number 4 in your register. Beta, please maintain your index properly. All question answers should be copied neatly with date, proper chapter name, margins and heading. Fine. Now let's talk about question number 9. Define friction, its units, causes of friction, and describe the factors on which friction depends. Now, main heading friction, definition. Centralize the definition. The force which opposes the motion of one surface over another surface is called friction. यानी बेटा वो अपोजिंग फोर्स जो प्रोड्यूस हो दो स्लाइडिंग सरफेसेस के दरमियान, तो ऐसी फ्रिक्शन, ऐसी फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। यानी दो स्लाइड करती हुई चीज़ हो, ऑब्जेक्ट्स हों, जैसे स्लाइडिंग विंडो होती है या आप स्लाइड कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी टू स्लाइड से जो आप पार्क्स वगैरह में स्लाइड पे झूलते हैं ना, उसमें भी जो फोर्स आपको अपोज करती है आपकी मूवमेंट को, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। बेटा इसका यूनिट जो होता है, दरअसल ये फोर्स है, इसलिए से इसका भी यूनिट न्यूटन ही होगा। नाउ कॉजेज़ ऑफ फ्रिक्शन। अब कॉजेज़ जो होते हैं फ्रिक्शन के, वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है एलिवेशन एंड डिप्रेशन, यानी अगर कहीं पर ऊंचाई नीचाई हो और मूविंग ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा हो, तो ज़ाहिर है जहाँ पे ऊंचाई नीचाई होगी तो डेफिनेटली वहाँ रुकावटें बहुत ज़्यादा होंगी मूवमेंट में। दूसरा रफनेस, अगर सरफेस रफ़ हो, अगर स्मूथ सरफेस होगी तो वहाँ पे मूवमेंट भी स्मूथ होगी, लेकिन जहाँ पर रफ सरफेस हो दोनों सरफेसेस, तो उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पाई जाएगी जो बॉडी की मूवमेंट को रोक देगी। अब वो फैक्टर्स जिन पे फ्रिक्शन डिपेंड्स करता है, वो सबसे पहली चीज़ क्या हुई, जितना ज़्यादा रफ एरिया होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी, तो फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रफनेस के। इसके अलावा कांटेक्ट एरिया, जितना ज़्यादा कांटेक्ट एरिया होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। सो फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कांटेक्ट एरिया। और दूसरी बात ये कि जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स होगी। यानी आप डेफिनेटली एक अलमारी की अगर हम मिसाल लें कि अगर वो बहुत भारी कबर्ड है आपकी, तो आप जब उसको फोर्स लगा के मूव करना चाहेंगे तो जितना ज़्यादा उसका वेट होगा आपको मतलब उसको मूव करने में भी बड़ी दिक्कत आएगी, तो इसलिए उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी। सो फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेट ऑफ द बॉडी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इट्स मैथमेटिकल डेरिवेशन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? इट इज़ द रेशो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। ठीक, दरअसल बेटा ये एक रेशो है जो फ्रिक्शन के दरमियान और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान होती है, जो हमेशा इक्वल होती है आपके बॉडी वेट के। ठीक, सो इसको हम डिनोट करते हैं, जो सिंबल यूज़ करते हैं वो म्यू होता है, और इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये एक रेशो है। ठीक, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगी इसकी? एफ एस हम इसलिए लिखते हैं बेटा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन को डिनोट करती है। ठीक, और इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाएंगे तो उसमें हम डेफिनेटली कांस्टेंट लगाएंगे विच इज़ म्यू, एंड म्यू इज़ इक्वल टू एफ एस डिवाइडेड बाय आर। इट इज़ द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो होता है बेटा वो ये होता है
कि म्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट वेयर म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, Fs is equal to limiting friction, and R is the normal reaction. So we can say that the ratio between force of friction and the normal reaction of the body, which is equal to the weight of the body, is called coefficient of friction. अब मैं आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बता रही हूँ जिनकी ड्राई सरफेस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना पाया जाता है. लाइक बिटवीन वुड एंड वुड, यानी दो अगर सरफेसेस हो लकड़ी की, तो उसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो 0.3 होता है. अगर वुड और स्टोन हो, यानी एक पत्थर हो और मतलब वुड हो, लकड़ी हो, तो उसके दरमियान 0.4. और बिटवीन मेटल एंड मेटल, अगर दो मेटल सरफेसेस हो तो 0.2. और बिटवीन वुड एंड लेदर, यानी चमड़े में और लकड़ी में के दरमियान जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो 0.4 होता है. ठीक, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ राइट डाउन दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. अब क्या एडवांटेजेस होते हैं फ्रिक्शन के और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो आप मेन हेडिंग लगाएंगे एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. यहाँ पे फ्रिक्शन की स्पेलिंग बेटा थोड़ी सी गलत है, आप FRICTION लिखेंगे. सो फ्रिक्शन का जो एडवांटेजेस है उनमें सबसे नंबर 1 जो है वो है मोशन, यानी मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अगर फ्रिक्शन है, कैन स्टार्ट और स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी. फ्रिक्शन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि किसी भी बॉडी की मूवमेंट को स्टार्ट भी कर सकती है और स्टॉप भी कर सकती है. राइटिंग, वी आर अनेबल टू राइट ड्यू टू फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन की ही वजह से हम लिख सकते हैं. ठीक है, यानी व्हेन यू राइट विथ पेंसिल, द पेंसिल लेड स्लाइड्स ईजली ओवर द पेपर बिकॉज ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके, पार्ट्स ऑफ मशीन, मशीन्स आर जॉइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ स्क्रू विच इज़ ड्यू टू फ्रिक्शन. यानी फ्रिक्शनल फोर्स की ही वजह से जो मशीन के स्क्रू होते हैं वो आपस में एडजस्ट होते हैं. ठीक है, अगर ये फ्रिक्शन की फोर्स ना होती तो ये कभी आपस में एडजस्ट ना होते और ये स्मूथली मतलब पार्ट्स कभी भी अटैच ना रहते. नेल स्टेइंग, बेटा ये जो हम कीले ठोकते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो नेल भी जो है अदर मटेरियल में क्यों स्टे करती है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. एयर रेजिस्टेंस, ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस आर पैरा जंपर्स रीचेस द ग्राउंड सेफली. यानी जो एयर रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से हमारे जो पैरा जंपर्स हैं, जो पैराट्रूपर्स हैं, वो आराम से ग्राउंड में सेफली लैंड कर जाते हैं. नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. अब ये तो एडवांटेजेस हुए थे, अब डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं. सबसे बड़ी बात कि लॉस ऑफ एनर्जी होती है. एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में लॉस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस. ठीक, अगर जैसे कोई चीज़ हम ज़्यादा यूज़ करते हैं और पार्ट्स ऑफ मशीन ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो गर्म हो जाती है. कभी आपने देखा होगा कि जब हम ज़्यादा कोई भी मशीन यूज़ कर रहे हों तो वो हीट की फॉर्म में मतलब एनर्जी लॉस्ट करती है. ड्यूरेबिलिटी, यानी मशीन कितनी देर तक ड्यूरेबल होती है, यानी कितना हद तक चल सकती है, उसमें तोड़ फोड़ नहीं होती. तो मशीन आर लेस ड्यूरेबल ड्यू टू वॉर्न एंड टॉर्न ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन. यानी फ्रिक्शन की वजह से जो मशीन में तोड़ फोड़ होती है वो जो है ना ज़्यादा हो जाती है, वो लेस ड्यूरेबल रह जाते हैं. ठीक है, नाउ एफिशिएंसीज, डेफिनेटली जब लेस ड्यूरेबल होंगे तो उस मशीन पर जो है क्या असरात भी गलत पड़ेंगे. तो फ्रिक्शन की वजह से मशीन जो है वो की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है. और इसके साथ ही साथ बेटा रिडक्शन ऑफ स्पीड, यानी जो स्पीड होती है बॉडी की वो डिक्रीज़ हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन एयर रेजिस्टेंस एंड मूविंग ऑब्जेक्ट. यानी किसी भी बॉडी की जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वो मूविंग ऑब्जेक्ट के दरमियान और एयर रेजिस्टेंस जो है, स्पीड जो है फ्रिक्शन की वजह से डिक्रीज़ हो जाती है.
ये सबसे मेन डिसएडवांटेजेस थे. नाउ it is the end of lecture number 3. Hope you will understand it. Thank you, beta.